नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां दोस्तों इस बुलेटिन में आपको सदैव देते हैं, आज भी देंगे। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आज कई ऐसी खबरें हैं दोस्तों जो भादरा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित भी करती है और दोस्तों एक अलग प्रकार की, जिस प्रकार से नौर को जिला बनाने की मांग है वो भादरा में अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज विधिवत रूप से एक जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाते हुए 1 दर्जन से अधिक नेताओं के साथ आज गांधी पार्क भादरा में शुरुआत कर दी गई है। और दोस्तों सभी नेताओं ने वक्ता बनकर संबोधित भी किया और किस प्रकार से नौहर जिला बन सकता है, सारी रिक्वायरमेंट जो है ज़िले की वो सारी पूरी करता है नौर, हर पैमाने पर खरा उतरता है नौर, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला अब भादरा के जो 30 किलोमीटर आगे तक सेरडा आदि गांव है दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबी दूरी हो जाती है जिला मुख्यालय की। और इस बहाने नौहर अगर जिला बनता है तो भादरा के गांव के लिए भी काफ़ी अच्छा और राहत भरा कदम होगा। और दोस्तों छोटे ज़िले सफलता की एक और विकास की एक पैमाना भी माना जाता है, ऐसी धारणाएं लोगों की है। और 19 ज़िले जिस प्रकार से बनाए हैं अशोक गहलोत ने, उन 19 ज़िलों में अभी नाम जो नौर का नहीं आया, लेकिन अब नौहर की मांग भी जो है मुखर हो रही है और तेज़ हो रही है। और जिस प्रकार से भादरा भी नौहर अगर जिला बनता है तो उसका एक हिस्सा होगा, तो भादरा से भी अब ये मांग जो है विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। और मैं आपको जल्दी से बताऊं तो आज गांधी पार्क भादरा में आज दोपहर को ये एक बैठक हुई और इस बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। किस किस नेता ने, किस बड़े कद्दावर लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया दोस्तों, उनके बारे में मैं विस्तार से बताऊं तो दयानंद बेरवाल कांग्रेस ही इसमें ज़्यादा रहे, बजरंग सहारण, राजीव कसवा, विक्रम सिंह राठौड़, जगदीश डाका और जगदीश पूनिया, शेर सिंह गोस्वामी, रविंद्र मोटसरा, मालचंद राजपुरोहित, अजीत भारतीय और इसके अलावा मुकेश चोपड़ा आदि अनेकों ऐसे नेता रहे हैं दोस्तों, जो विभिन्न पार्टियों से संबंधित नेता हैं, अपने विचार व्यक्त किए। और नौहर को जिला बनाओ संघर्ष समिति में अब लगातार अभियान चलाने की बात इसको लेकर कही गई है। इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण ने भी आज एक अभियान चलाया हाथीपुरा बास के वार्ड नंबर 6 और 7 के बॉर्डर से, जो बिजली विभाग के आगे सड़क है वहाँ से। और ये अभियान था साफ सफाई अभियान, जिसके तहत वो मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, नौहर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के माध्यम से ही अपनी टीम के द्वारा अलग से मैसेज दे रहे हैं बजरंग सहारण। और आज करीब 11 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और दोस्तों बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता थे और जो साफ सफाई सड़क के किनारे जो घास फूस आदि लगे थे उनको काटते हुए, साफ करते हुए दिखाई भी दिए। और इसके अलावा हमारी बात भी हुई, इसके वीडियोस भी है दोस्तों हमारे चैनल पर, चाहे वो जिला बनाओ संघर्ष समिति का जो गांधी पार्क में बैठक हुई थी उसके वीडियो की बात, तो ये सारे के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर विस्तार से मिलेंगे। नेताओं के संबोधन भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं विस्तार से किस नेता ने क्या कहा। और दोस्तों बजरंग सहारण के साथ हमारी बात हुई, फसल बीमा क्लेम को लेकर भी हमने सवाल किया, उसका भी जवाब दिया, क्योंकि किसानों की मांग लगातार बजरंग सहारण, चाहे वो डुंगराना में धरना देकर उठाई हो या फिर मलसीसर में धरना देकर उठाई हो, भादरा में भी उन्होंने धरना दिया था, तो दोस्तों वो लगातार किसानों की मांगें उठाते रहे हैं। और आज भी उन्होंने बताया कि किसानों की जो मांगे और विशेषकर फसल बीमा की क्लेम की मांगे है वो अभी लंबित हो रही है और उसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता बजरंग सहारण ने जताई। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 अप्रैल को वो एक बड़ा ज्ञापन भी देने वाले हैं उपखंड कार्यालय में और उसके बाद में लगातार अभियान चलाने वाले हैं सक्रिय रूप से रहकर।
दोस्तों नेताओं की ये सक्रियता देखते ही बनती है। और जिस प्रकार से 2023 के इसी दिसंबर प्रथम सप्ताह माह में और चुनाव हो सकते हैं, या फिर नवंबर के लास्ट सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा के चुनाव का ये वर्ष है और लगभग दिसंबर में कार्यकाल पूरा होता है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का। और भरसक प्रयास कर रही है कांग्रेस सरकार भी पुनः वापसी के लिए, लेकिन भाजपा भी अपने पत्ते अपने दाव उसी हिसाब से संभल कर खेल रही है। तो दोनों ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला होगा। कोई भी तीसरा दल राजस्थान से वर्तमान में तो दिखाई नहीं देता कि ये बहुत बड़ा दल है और कांग्रेस या भाजपा दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी 200 विधानसभा पर कैंडिडेट खड़े करने की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा भी, लेकिन अभी तक देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई राजस्थान में बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं बना है। लोगों ने यहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दी है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आरएलपी की, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की, तो वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और दोस्तों हो सकता है कोई गठजोड़ इस प्रकार का बन जाए विपक्षियों का और कई पार्टियों का मिलकर कि वो एक तीसरा मोर्चा यहाँ बना ले, क्योंकि यहाँ बसपा भी 200 सीटों से चुनाव लड़ेगी और भीम आदमी जो कि समता समाज पार्टी है वो भी चुनाव लड़ने की बात कह रही है 200 की 200 विधानसभा सीटों पर। तो विपक्ष को बिखर कर अलग अलग इन दोनों पार्टियों से अगर वो लड़ेंगे तो कभी भी पार नहीं पा सकते। दोस्तों विपक्ष को 100% एकजुट होना होगा। जैसे केंद्र में कवायद चल रही है, लेकिन केंद्र में भी सभी नेताओं के अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को 2024 में रोकने की कवायद भी चल रही है, लेकिन विपक्ष एक भी नहीं हो पा रहा है। और अलग अलग प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी भी संभवतः रुकने वाले नहीं है, जैसे कि यहाँ से खबरें निकल कर आ रही है। और पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भादरा आसपास से खबरों की। तो भादरा में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे अब गरमाने लगा है और नेता निकल कर अब आने लगे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पता नहीं क्यों उन नेताओं को लगता है कि जब एकदम चुनाव आ जाएंगे और टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा और टिकट देगी या नहीं देगी पार्टी, उसके बाद में अपने पत्ते खोलेंगे। तो दोस्तों जनता बड़ी समझदार है और भादरा क्षेत्र की जनता तो विशेषकर राजस्थान में अग्रणी है दोस्तों बहुत सी चीज़ों में। और मैं तो बार बार यहाँ से कहता हूँ आपको कि 15-20 सालों से भादरा की जनता का तो मन इस प्रकार से है कि लगभग साल 2 साल पहले ही वो अपना विधायक जो है वो चुन लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति उनका जो गैप है जीत का वो बढ़ाते जाते हैं या फिर वो कम होता जाता है। तो उस समय ज़रूर कम ज़्यादा या उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जनता यहाँ विधायक चुन लेती है। ये अलग बात है कि पता नहीं लग पाता कि जनता ने मन क्या बनाया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स काम करते हैं। और इस बार आपको सारी अगर राजनीति आप समझ रहे हैं तो आपको पूरा नॉलेज भी होगा। और आप भादरा की अगर राजनीति में भादरा आसपास बसते हैं और आप लोगों की बातें भी सुनते हैं, सट्टा मार्केट भी है, विशेषज्ञों की राय भी है, और चौक चौपालों में गाँव की जो चौपालों पर बातें होती है, गलियों में, बाज़ारों में, दुकानों पर व्यापारियों के द्वारा जिस प्रकार की बातें होती है, वो बातें दोस्तों कहीं ना कहीं एक अलग अपनी राजनीतिक क्या किस दिशा में प्रभावित हो रही है भादरा की राजनीति, इसके संकेत जरूर देती है। संकेत समझने की एक प्रकार से एबिलिटी की आवश्यकता है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेताओं की, तो बजरंग सहारण लगातार ये जो है अपना अभियान चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में भी बीच बीच में रुक रुक कर पूरा एकदम विपक्ष की भूमिका जो है वो निभाने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। और दोस्तों वो सुबह निकलते हैं, शाम तक देहात क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान पर, जनसंपर्क अभियान पर लगे रहते हैं। तो वो एकदम सक्रिय नेता है दोस्तों। उनकी राजनीतिक पैठ भी बहुत गहरी है और बहुत
बहुत गहरी राजनीतिक समझ भी वो रखते हैं, मुद्दों की पकड़ भी उनको है, समझ भी उनको है। और यही कारण है कि 1998 में वो प्रथम बार कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे दोस्तों। और लगातार आप देख रहे हैं 25 सालों से वो सक्रिय है, लगातार सक्रिय है। और प्रमुख 2 या 3 कैंडिडेट में या तो सीधी टक्कर होती है या फिर तिकोनी टक्कर होती है। तो उस तिकोनी और उस सीधी टक्कर में जो है वो संजीव बेनीवाल पिछले 25 सालों से लगातार बने हुए हैं। तो यही कारण है कि इनकी राजनीतिक समझ जो है और मुद्दों पर उनकी पकड़ जो है और राजनीतिक गहराई जो इनकी है वो सबसे जुदा, अलग और विश्वसनीय, स्टिक और बहुत गहरी है। तो कुल मिला के संजीव बनाम ओल ये चुनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस, माकपा और निर्दलीय कौन कहाँ किस वक्त आगे आ जाए पछाड़ते हुए, नए चेहरा कोई चमत्कारी ढंग से आगे बढ़ जाए दोस्तों, ये नहीं कह सकते। अभी समय है और समय 7-8 महीनों का तो पूरा समय है ही, सरकार का ही है। उसके बाद में आचार संहिता लगेगी तो कुछ नेता अपने पत्ते भी खोलेंगे जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि भादरा की राजनीति को स्वयं खुद नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है कि अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे। हम बात कर रहे हैं बढ़िया परिवार की दोस्तों, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुरेश चौधरी की राजनीति बहुत जुदा थी और बहुत शानदार राजनीतिज्ञ थे। और जितने भी उपलब्ध राजनीतिज्ञ भादरा में है दोस्तों, उन सब में शानदार, ज़बरदस्त, जानदार, ज़मीन से जुड़े हुए वक्ता माने जाते थे सुरेश चौधरी। लेकिन कांग्रेस की टिकट पिछली बार उनको मिली, 37,000 वोट भी उनको आए। लेकिन कुछ इस प्रकार की उनकी बयानबाजी रहे, कुछ मुद्दों का भटकाव रहा। और वो मंत्री कैसा है आपने देखा, या कुछ इस प्रकार के संबोधनों में, बयानों में उलझ कर रह गए। उन्होंने ना तो किसी की राय ली विशेषज्ञों की, और अपने मन में, अपने दिमाग में जिन मुद्दों को उन्होंने बिठाया, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो आगे चल पड़े। उनको पता नहीं लग पाया कि इन मुद्दों की दरअसल हवा निकलती जा रही है। इन मुद्दों को हम जनता के दिलो दिमाग पर नहीं बिठा पा रहे हैं। तो कुल मिला के डॉक्टर सुरेश चौधरी की राजनीति जो है वो कांग्रेस के लास्ट में वो टिकट से चुनाव लड़े थे, अभी भी कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। लेकिन उसके उलट उनके भाई जो पूर्व जिला कलेक्टर हैं एसपी सिंह, वो राजनीति में ज़रूर आए हैं, लेकिन वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो कांग्रेस, जो कि उसके भाई यहाँ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे या फिर वो भाजपा की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ना तो अपनी जुबान से वो भाजपा का नाम लेते हैं, ना अपनी जुबान से वो कांग्रेस का नाम लेते हैं कि वो कांग्रेस की टिकट लेंगे। ऐसे में उनके लिए चर्चाएं दोस्तों चल रही है, क्योंकि एक बलवान पूनिया के कार्यकर्ताओं की भी कैंपेन है कि संजीव बेनीवाल की टिकट कट चुकी है। तो जनता फिर ज़रूर ये सवाल भी पूछती है, उनके दिमाग में एक रिक्त स्थान भी होता है और जिज्ञासा भी होती है कि आखिर संजीव बेनीवाल की टिकट कट रही है तो मिल किसको रही है। तो ऐसे में एसपी सिंह की तरफ लोगों का ध्यान जाता है कि एसपी सिंह को टिकट मिलेगी। एसपी सिंह ने भी पत्ते ही नहीं खोले, ना भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, ना कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। तो कैसे तय करें कि एसपी सिंह बीजेपी की टिकट के नज़दीक है, आला नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, वो कोई पत्ते नहीं खोल रहे हैं अपने। ऐसे में और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो ये पत्ते भी नहीं खोल पा रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं अगर टिकट मिली तो चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर उनको टिकट नहीं मिली तो फिर चुनाव लड़ना उनका बहुत मुश्किल है और वो संभवतः चुनाव ना लड़े। तो ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुविधा की स्थिति है। तो क्या ऐसे में सुरेश चौधरी को कांग्रेस टिकट की मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने भाई के लिए एक प्रकार से बलिदान ही हम कहे, क्योंकि एक घर में हमने भी देखा है 2-2, 3-3 सिंधिया परिवार देखिए आप, कांग्रेस में रहे हैं नेता, भाजपा में भी रहे हैं, और ज्योतिराव सिंधिया तो अभी भाजपा में आए हैं, और विजय राजा सिंधिया जो है वो बीजेपी की रही है। बीजेपी को बहुत प्रारंभ में 100 करोड़ की मदद देकर भी पार्टी स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी। माधवराव सिंधिया की बात करें तो कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे घराने भी रहे हैं। एक घर से
2-3 नेता होते हैं और वो कोई एक पार्टी भाजपा पकड़ ली, किसी ने कांग्रेस पकड़ ली, किसी ने बसपा पकड़ ली, किसी ने और अन्य पार्टियां पकड़ ली। तो दोस्तों इस प्रकार से संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ सुरेश चौधरी आगे भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेल ली और काफ़ी खेल ली, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं और संतुष्टि का भाव लिए बैठे हैं कि अब अगली पारी भादरा के लिए वो अपने भाई के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एसपी सिंह जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। क्या उनको एक बहुत बड़ी बैठक नहीं बुलानी चाहिए पूरे तहसील भर के लोगों की, और उनसे राय लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो वहाँ से जो बहुमत के अंदर आवाज़ निकले वो काम उनको करना चाहिए। नेता दरअसल ऐसा ही तो करते हैं, और लगभग नेता किसी पार्टी से बगावत करते हैं, अगर टिकट नहीं मिली तो बगावत करते हैं, खड़े होते हैं, उनको पार्टी के नेता समझाने आते हैं। तो यही तो कहते हैं जनता की पुकार है, हम तो जनता के लिए लड़ते हैं, जनता की सेवा के लिए मैदान में हैं, और जनता ने हमें बिठाकर कहा कि आपको चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े, आपके साथ अन्याय हुआ है। तो हम अन्याय को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जनता की बात को कैसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से नेता एक तीसरा रास्ता निकाल ही लेते हैं। और दोस्तों सुरेश चौधरी ऐसे में बड़ा बहुत शानदार एक कुर्बानी का सा भाव लिए बैठे हैं और अपने भाई के लिए, क्योंकि वो भी कांग्रेस की टिकट मांग सकते हैं, क्योंकि उनके भाई तो अगर उनको टिकट नहीं मिली तो संभवतः वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या बढ़िया परिवार 2023 का चुनाव जो है वो नहीं लड़ेगा? तो ये उनको ये भी बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। इसकी भरपाई अभी तक जयदीप डूडी परिवार की नहीं हो पा रही है। जयदीप डूडी ने पीछे बलवान पूनिया के खाते में वोट डलवा दिए बोल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। उससे पहले अगर बात करें तो आपको याद होगा राजीव कसवान 2023 के चुनाव में बहुत निखर कर आए थे, खुल कर आए थे, फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, नया चेहरा थे और पब्लिक के अंदर छाए हुए थे। ज्ञान सिंह चौधरी के भतीजे प्रताप सिंह जी के पुत्र जो प्रधान रहे हैं 2 बार भादरा की राजनीति में, अच्छा खासा उनका नाम था और कसवा परिवार की बहुत बड़ी एक प्रकार से वो वारिस साबित भी होने जा रहे थे। लेकिन ज्ञान सिंह जी भी अड़ गए, वो भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़े। और कुल मिला के देखा जाए तो अंतिम समय में वो कोई फैसला नहीं कर पाए टिकट का, चुनाव लड़ने का, निर्दलीय का, किसी प्रकार का। और उन्होंने फिर पिछलंगू बनना स्वीकार किया बलवान पूनिया का, और बलवान पूनिया ने 38,000 वोट भी लिए। और यहाँ राजनीति चल रही थी उस समय दोस्तों जाट बनाम गेट जाट, क्योंकि सुखदेव सिंह शेखावत मैदान में थे। तो इस प्रकार की राजनीति में नेताओं का एक गलत डिसीजन उनको राजनीति के लिए सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है दोस्तों, और उनका राजनीतिक चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। और अभी हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसपी सिंह बढ़िया का बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि एक चर्चा जो है कैंपेन के रूप में सफलतापूर्वक बहुत आगे तक बढ़ी है कि संजीव बेनीवाल की टिकट लगभग कट ही चुकी है और एसपी सिंह को मिलेगी। तो एसपी सिंह का नाम जरूर आ रहा है, जयदीप डूडी से कहीं ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप याद रखिएगा, एसपी सिंह जो नया चेहरा है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भारी अगर चेहरा है तो वो जयदीप डूडी का है दोस्तों। अभी भी हम ये अपने अनुभव से कह सकते हैं, हमारे विचार है ये, ज़रूरी नहीं आप हमसे सहमत हो या न हो। लेकिन जयदीप डूडी आज भी बहुत भारी चेहरा है दोस्तों। वो स्वर्गीय लालचंद डूडी का परिवार है और उन्होंने इस भादरा विधानसभा की राजनीति में बहुत बड़ा काम किया है। एक भागीरथी की भूमिका स्वर्गीय लालचंद डूडी ने इस भादरा विधानसभा की राजनीति में निभाई है और बहुत बार विधायक बने हैं। 3 बार तो स्वयं लालचंद डूडी बन चुके हैं और लालचंद डूडी 2 बार लगातार विधायक बनने वाले भी रिकॉर्ड तोड़ विधायक है। उन्होंने ये रिकॉर्ड अभी तक उन्हीं के नाम है। भादरा में कोई 2 बार लगातार अगर जीता है तो वो स्वर्गीय लालचंद डूडी है दोस्तों। उनके बाद में 2008 में जयदीप डूडी भी विधायक बने हैं, शानदार उनका कार्यकाल रहा है। और जयदीप डूडी भी संसदीय सचिव भी बने थे। कुछ चीज़ें ऐसी रही, काले शीशों की गाड़ी में निकलना, जनता के साथ कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाना, प्रॉपर्टी डीलर का आरोप लगना, ये कई चीज़ें जयदीप डूडी के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हुई। और बाद में जाकर जो है उनको टिकट भी मिली तो 11,000 साढ़े 11,000 वोटों तक वो सीमित
हो गए। और दोस्तों, अरस से फरस तक का सफ़र अगर कोई होता है तो बादरा की राजनीति में ये आप एक बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कुल मिला के जनता पर पकड़ नहीं रखेगा वो नेता दोस्तों कहीं ना कहीं गच्चा खाएगा, कमज़ोरी उसमें आएगी और वो उस फैक्टर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और वही फैक्टर उसकी राजनीति का कबाड़ा कर देगा दोस्तों। तो बहुत से फैक्टर यहाँ काम करते हैं, कौन सा फैक्टर किस वक्त हावी हो जाए, कौन सा जनता के दिमाग में फैक्टर कचोट रहा है दोस्तों, इस चीज़ का अंदाज़ा नेतागण जल्दी से नहीं लगा पाते हैं। विशेषज्ञ बड़े बड़े भी इसमें गच्चा खाते हैं, क्योंकि भादरा की राजनीति अनोखी जटिलताओं की और बहुत विशेष राजनीति है दोस्तों पूरे राजस्थान में। और राजस्थान के धुरंधर नेता भी इस प्रकार की राजनीति को, जो अलग प्रकार की राजनीति है, मानते हैं कि भादरा की राजनीति अलग प्रकार की है। दोस्तों, राजनीति में आज इतना ही, लेकिन अब हम जल्दी से बात करेंगे दोस्तों बलवान पूनिया की एक फेसबुक पोस्ट आई है और उसमें लिखा है कि हमारा बुलडोज़र एक दूसरे गांवों को जोड़ता है और जोड़ने का काम करता है। बरवाना गोगामेड़ी सड़क जमाते हुए एक रोड रोलर की फ़ोटो उन्होंने पोस्ट करते हुए इस पर ये जो है कमेंट किया था। दोस्तों, वो रोड रोलर है ये एक अलग बात है, लेकिन सड़क बनाते हुए की एक विकास उनका अगर भाव देखे तो सड़कों का विकास, दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। विकास कार्यों में अगर बलवान पूनिया की बात करें, चर्चा करें, तो कुल मिला के संतोषजनक विकास कार्य करवा रहे हैं बलवान पूनिया। अभी तक 4.5 साल का समय हो चुका है। अगर उनके बनाई हुई सड़कों की बात करें तो मलखेड़ा से न्यांगल सड़क, गोगामेड़ी से ढील की जटान की सड़क जो कि बन चुकी है और कई सड़कें बन रही हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। गोगामेड़ी से बरवाना की सड़क हो, छानी बड़ी से बिरान की सड़क हो, या फिर ढीलकी से गोगामेड़ी की सड़क हो, या फिर बादरा निनाण छानी बड़ी की आपने सड़क देखी होगी, बहुत शानदार सड़क है। और इसके अलावा नोहर मोड़ से जब हम पुलिस थाना बादरा से आगे जाते हैं, अंडर ब्रिज के अंदर से होते हुए नहर के पास नोहर मोड़ के ऊपर बिजली विभाग के पास, वहाँ से जो बाईपास निकलता है आगे सावा रोड में जो मिलता है, नहर के पैरेलल चलते हुए बहुत शानदार रोड बलवान पूनिया ने बनाई है दोस्तों। ये तो इस प्रकार के सड़कों के विकास है। मैं बहुत सड़कें भूल भी रहा हूँ, कई गाँवों की सड़कें और भी बनाई हुई है, दर्जन से अधिक सड़कें बना चुकी है गाँवों की, शहरों को जोड़ती हुई, मुख्य रोडों को जो गाँवों से जोड़ती हुई सड़कें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्याप्त बन चुकी है, अब सड़कें जो है बाकी नहीं रही, शेष ही नहीं रही, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2 दर्जन से कहीं ज़्यादा सड़कों के नाम भी बता सकता हूँ जो अभी बनी नहीं है, जो बनने के इंतजार में है, जिनके गांवों के लोग बार बार बलवान पूनिया से सड़क निर्माण की मांग करते हैं। दोस्तों, बादरा राजगढ़ सड़क मार्ग आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस सड़क मार्ग से गांव हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, बार बार इसकी मांग उठ रही है और सबसे ज़्यादा किरकिरी भी दोस्तों विधायक महोदय की इसी सड़क को लेकर हो रही है, क्योंकि वो पूर्व में इसका श्रेय भी ले चुके हैं और कृष्णा पूनिया भी इसका श्रेय ले चुकी है। जो बजट 2 साल पहले पास हुआ था बजट सत्र में, इसके बाद में बात करें तो मुंसरी अड्डा से हरियाणा बॉर्डर तक की सड़क की डिमांड की जा रही है। खचवाड़ा से बीड़ बादरा तक की भी सड़क अभी तक नहीं बनी है। बाम्बलवास से जोगीवाला की सड़क भी दोस्तों बनी नहीं है अभी, और बानगढ़ से रामसरा ताल तक की भी सड़क का अभाव है। हमारे दर्शक सुन रहे हैं गाँव के, तो वो हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर कोई सड़क शेष रह गई है, और ऐसी भी कोई सड़क हम बताए बगैर शेष रह गई है वो जो बलवान पूनिया ने बनाई है, वो सड़क भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो सड़कें नहीं बनी हैं, तो चक बोजासर से जो डाणी तेलियान है वो सड़क भी अभी तक नहीं बनी है। कनाऊ से नुआ सड़क भी नहीं बनी है। महराणा से चुल्ली बॉर्डर तक भी सड़क नहीं बनी है। शिवदानपुरा से आसन तक की सड़क भी नहीं बनी है। बरवाड़ी से राजपुरिया तक की भी सड़क नहीं बनी है। मालकस से बाएं तक की सड़क भी नहीं बनी है। डुंगराना कलाना भाड़ी
वो सड़क भी अभी तक नहीं बनी है। बांगवा से जोगीवाला तक सड़क भी नहीं बनी है, करणपुरा से गुंसाइयान तक भी सड़क नहीं बनी है, बानगढ़ से सातपुरा की सड़क भी नहीं बनी है, जोगीवाला से निनाण सड़क, गुंसाइयान से गोगामेड़ी सड़क, गोगामेड़ी से नेठ राणा जमाल वाली सड़क भी नहीं बनी है, मुंसरी अड्डा से मुंसरी गांव तक की भी सड़क बनाने की आवश्यकता है, जर्जर हो चुकी है। और सऊवाला से हरियाणा बॉर्डर तक, अमरपुरा से भोलाबास तक सड़क, और गुंजासरी से डुंगराना की सड़क, उणतपुरा से गोगामेड़ी की सड़क, बोजला से कालवास की सड़क आदि सड़कें नहीं बनी है। कई सड़कों की विधायक महोदय की सूची में नाम भी है, कईयों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। और भी हो सकती है, हमने संभवतः छोड़ दिया हो, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें इसको लेकर अवगत कराए। तो दोस्तों, विकास कार्य अभी तेज़ी से बढ़ाने होंगे। बलवान पूनिया को अगर बरकरार रहना है मुख्य टक्कर में और दोबारा आने के लिए ताल ठोकनी है अगर 2023 के दिसंबर विधानसभा चुनाव में, तो आपको सड़कों का और विकास कार्यों में ही ध्यान देना है। आपको किसी अर्ण चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है अगर आपको पुनः वापसी करनी है तो। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें, रफ़ीक कुरैशी ने अपने पिता स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने समाज के लिए बहुत शानदार कार्य करने का अब जिम्मा उठा लिया है दोस्तों। और पिता ने करीब, अगर मैं बात करूं हाजी दाऊद कुरैशी साहब की, तो उन्होंने करीब 1 दर्जन से अधिक मस्जिदें अब तक अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में बनाई है दोस्तों। और ये सौगात दी है समाज को। और एक बहुत बड़ा काम ईदगाह बनाकर भी किया है। भादरा में आपने देखा होगा, जो सामूहिक ईद की नमाज जहां अदा की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च करके वो ईदगाह जो है हाजी दाऊद कुरैशी ने बनाई थी। और उसी नक्शे कदम पर आगे चलते हुए कल मलखेड़ा गांव में मस्जिद दाऊद का दोस्तों नींव रखी गई रफ़ीक कुरैशी द्वारा। और बहुत शानदार स्वागत किया समाज के लोगों ने रफ़ीक कुरैशी का इस मस्जिद के लिए। और इससे पहले भी राजगढ़ में मस्जिद फातिमा वो बना चुके हैं, और क्याम खानी बास में भी मस्जिद आयशा वो बना चुके हैं। इसके अलावा एक मदरसा भी वो बनवा रहे हैं, और कब्रिस्तान कमेटी के लिए सौंदर्यकरण की दिशा में वो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं रफ़ीक कुरैशी। तो चेयरमैन प्रतिनिधि रफ़ीक कुरैशी भी शानदार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देना होगा नगर पालिका की तरफ और सीवरेज योजना की तरफ, जो ओवरफ्लो होकर चैम्बरों में से गंदा पानी निकलकर कस्बे की गलियों में एक नासूर के रूप में दोस्तों लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। उसके लिए रफ़ीक कुरैशी को ज़रूर आगे आकर सोचना होगा। तो रफ़ीक कुरैशी को हम शुभकामनाएं देते हैं उनके शानदार प्रयास से, और हाजी दाऊद कुरैशी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने समाज के लिए जो शानदार वो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर। बाजीओ भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक भी दोस्तों स्थापना दिवस पर हुई थी भारतीय जनता पार्टी के, और राजकुमार शर्मा नगर अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी, जम्बो कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया है। और दोस्तों निकट भविष्य में वो एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे 8 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है। 1857 की क्रांति के जनक कहे जाने वाले मंगल पांडे का आज के दिन 1857 में 29 वर्ष की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। तो उनका आज के दिन एक प्रकार से निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जाती है। और आज के दिन 1929 में भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त ने दोस्तों असेंबली में बम फेंका था। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते हैं इस बात को। और इसी के अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1894 में उनका निधन हुआ था दोस्तों। वंदे मातरम गीत के ये रचयिता है, और उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से इस देश में मनाई जा रही है। और 2020 में आज के दिन कोरोना के दोस्तों 6000 से करीब अधिक लगातार जो केसेस आ रहे हैं उनको लेकर चिंताएं ज़रूर है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो इम्यूनिटी पावर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल का है। और 2-3 दिन में इस कोरोना से लोग छुटकारा भी पा रहे हैं। तो एक सामान्य फ्लू, खांसी, जुकाम, बुखार के समान ही अभी तक प्रभाव डाल रहा है। उम्मीद
कोरोना वेरिएंट का ये अलग म्यूटेट हो रहा है दोस्तों। ये जो वायरस है वो अलग अलग म्यूटेट होकर जो है बार बार आता है अलग अलग रूप में, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सावधानियां ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा बार बार हाँ जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा विभाग है वो बार बार हमें बता रहा है। मंडियों के भाव जल्दी से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। नौर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5375 रुपये, जीरा के भाव 28,400, चना के भाव 5,060, सरसों 5221, गेहूं के भाव 2345, जौ के भाव 1880, मूंग के भाव 8100, कपास 8700 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 2240, तारामीरा 5645, अरंडी के भाव 6075 रुपये प्रति कुंटल है। बट्टू मंडी में ग्वार 5011, सरसों के भाव 5021, नरमा 7900, जबकि आदमपुर मंडी में सरसों बिके 5152 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2062 रुपये, ग्वार के भाव 5300 रुपये, जौ 1760 रुपये, जबकि नरमा 8068 रुपये। शिवानी मंडी में ग्वार बिका है 5225, चना बिका है 5050 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिकी 4800, गेहूं के भाव 2150, जबकि फतेहाबाद मंडी में सरसों 4156, नरमा के भाव 7945, कपास 9500 प्रति कुंटल, जबकि सरसा मंडी आज की अंतिम मंडी में नरमा बिका है 8058, कपास के भाव 10,011 और जौ के भाव 1800, गेहूं के भाव 2051, सरसों 4957, जबकि ग्वार के भाव 5285 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज 8 अप्रैल को आज 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहा है। टेम्परेचर पारा धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है दोस्तों। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और 9 से 20% बादल दिन भर रात्रि को भी आसमान में छाए रहेंगे। अब बरसात की कहीं कोई गुंजाइश और चेतावनी मौसम विभाग की नहीं है। और कल 9 अप्रैल को भी 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 33 से 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। 29 से 34 डिग्री देर शाम को 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और 0 से 18% बादल दिन भर और कल रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो मौसम की कल कहीं भी कोई चेतावनी नहीं है। और 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहा दोस्तों आज के बुलेटिन के प्रमुख समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।